खैर, सीएम डिप्टी सीएम वाला गणित तो देर सवेर सुलझ ही जाएगा, पर यहां सवाल सिर्फ नीतीश के बिहार की एक्टिव पॉलिटिक्स से एग्जिट भर का नहीं है। सवाल है नीतीश के उस वोट बैंक की विरासत का जिन्हें उन्होंने सींचा और शायद जिसकी वजह से वो 20 साल तक अपनी कुर्सी पर रहे। तो आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं उसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करूंगी। आपको भी बताऊंगी कि कैसे बीजेपी नीतीश कुमार के उस वोट बैंक को अपने साथ जोड़े रखने का प्रयत्न करेगी, और साथ ही यह भी बताऊंगी कि कैसे बीजेपी ने इस एक दांव के चलते बंगाल चुनाव के सबसे मुश्किल सवाल का भी हल ढूंढने की पूरी कोशिश की है। देखिए, बंगाल की बात करूं उससे पहले बिहार का रण समझ लेते हैं। ये वो समीकरण है जिसने नीतीश को बिहार की राजनीति में अपरिहार्य बना दिया था। बिहार के जातीय, धार्मिक और सामाजिक समीकरण में, अच्छा देखिए कितनी अजीब सी बात है कि 20 सालों से वो कुर्सी पर रहे और अक्सर ये बात उठती आई कि एक न एक दिन बीजेपी का मुख्यमंत्री आएगा, नीतीश कुमार जाएंगे, लेकिन हर बार वो बड़ी चर्चा का विषय होता था। यहां तक कि जब आखिरी चुनाव हुए तब भी ये चर्चा थी कि नीतीश कुमार के चेहरे पर जाएंगे, नीतीश कुमार शपथ लेंगे। लेकिन अब जब वास्तविकता में नीतीश कुमार दिल्ली की ओर बढ़ चले हैं तो वो कितने ही, जैसे कहते हैं जोर का झटका धीरे से लगा, कितने ही बिना आभास हुए, कोई रिएक्शन नहीं आया। थोड़ा बहुत पार्टी के अंदर नाराजगी हुई, घरों के बाहर थोड़ा बहुत भीड़ इकट्ठी हुई, लेकिन कितनी आसानी से, या यूं कहें कि पर्दे के पीछे की जो स्क्रिप्ट थी वो कितनी जबरदस्त थी कि खुद नीतीश कुमार ने पोस्ट किया, ज्यादातर जो जेडीयू के कार्यकर्ता थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और अब धीरे धीरे सब लोग इसे एक्सेप्ट करने लग गए। जैसे ही अमित शाह पटना से दिल्ली पहुंचे, इसके बाद उस तरह की कोई चर्चा नहीं आई। ये बात अलग है, सोशल मीडिया पे तमाम बातें, लेकिन इतना बड़ा एग्जिट या रिप्लेसमेंट हुआ और किसी को कोई फर्क तक भी नहीं पड़ा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सामाजिक समीकरण बिहार में, जातीय, धार्मिक और सामाजिक समीकरण में तेजस्वी यादव के पास जो 14% यादव, 18% मुस्लिम वोट बैंक हैं, जो आमतौर पर इंटैक्ट माना जाता है, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के पास ईबीसी का 36% वोट बैंक। ये वर्ग में कुर्मी, कोयरी यानी कि कुशवा और कुछ मुस्लिम जातियां समेत करीब 112 जातियां आती हैं। अच्छा, नीतीश कुमार अक्सर कहते थे कि टोपी और तिलक साथ चल सकते हैं, इसलिए जेडीयू में हमेशा मुस्लिम वोट पड़ता है, और बिहार विधानसभा की 120 सीटों पर इसका असर देखने को मिला। जो हम बात कर रहे हैं कि 36% वोट बैंक था, 112 जातियां आती हैं। बड़ी बात यह है कि समाज की करीब 100 जातियां ऐसी हैं जिसकी अलग अलग जाति गोलबंदी के हिसाब से आबादी 1% या उससे भी कम है, लेकिन ये समाज एकजुट होकर निर्णायक वोट बैंक बन जाता था। और इसके अलावा महिला वोटर्स के बीच भी नीतीश कुमार की फैन फॉलोइंग बेहद सशक्त है। मैंने बिहार चुनाव कवर किए और मैंने देखा कि वहां पर महिला जो वोट बैंक था वो नीतीश कुमार को लेकर एकदम पूरी तरीके से निष्ठा के साथ उनके साथ खड़ा था। 2025 के विधानसभा चुनाव जिसका मैं जिक्र कर रही हूं, तब भी नीतीश कुमार को ये जन समर्थन जबरदस्त तरीके से मिला, और जिसकी वजह से महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट गया था। पर अब जैसे कि नीतीश का एग्जिट तय है, तो सवाल यह है कि आखिर बीजेपी की रणनीति क्या होगी, ये बड़ा सवाल है। तो भाई ये मत समझिए कि जाहिर तौर पे बीजेपी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठी। जो ये पूरा जो तरीके से काम हो रहा है उसके पीछे है ये 36% वोट बैंक को बड़े स्विफ्टली बीजेपी अपने हाथों में लेगी अब आने वाले 4.5 साल। वो कैसे? देखिए, जो हुआ ये पहले से ही तय था, तो बीजेपी ने इसकी पटकथा पहले ही लिखनी शुरू कर दी थी। कैसे? अब वो समझते हैं। इसकी शुरुआत होती है विधानसभा चुनाव से पहले ही। अच्छा, एक बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें लगता है कि बीजेपी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में देरी की, नहीं की। उसे अपना पूरा समय लिया पार्टी ने, और जब बिहार चुनाव थे उससे पहले तय था कि नितिन नवीन को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है, लेकिन बिहार चुनाव हुए, नतीजे आए और उसके बाद अनाउंसमेंट किया गया
ये सोच समझ के किया। ठीक वैसे ही ये जो आज हो रहा है, ये बीजेपी ने पटकथा चुनाव से पहले तय कर ली थी। लेकिन अब विधानसभा चुनाव के ठीक बाद से जब बीजेपी ने डॉक्टर प्रेम कुमार को, ये सारे वो इंसिडेंसेस हैं जो इसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि बीजेपी ने डॉक्टर प्रेम कुमार को विधानसभा अध्यक्ष बनाया। डॉक्टर प्रेम ईबीसी समाज से आते हैं, ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से पूरा ये जो पटकथा है। और 53 साल बाद बिहार को बीजेपी ने इस समाज से विधानसभा अध्यक्ष दिया। मंत्रिमंडल में भी ईबीसी समाज को तवज्जो दी। प्रमोद कुमार चंद्रवंशी और अरुण शंकर प्रसाद धानुक समाज के सुरेंद्र मेहता भी मंत्री बने। कुशवाहा समाज को साधने के लिए सम्राट चौधरी का कद बढ़ा और वो डिप्टी सीएम बने। कुशवाहा समाज बीजेपी का वोटर नहीं माना जाता, लेकिन सम्राट चौधरी के जरिए बीजेपी इस समाज को अपने हाथ के साथ जोड़ने की कोशिश कर रही थी, अपने साथ लेने की कोशिश कर रही थी। कुशवाहा समाज बिहार में 4.2%, 4.2% माने जाते हैं और मगध, शाहाबाद, सिवान, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, बेतिया, मोतिहारी इलाके की 40 से 50 सीटों पर निर्णायक भी होते हैं। और जाहिर है अगर बीजेपी नीतीश कुमार के इस वोट बैंक को अपने साथ एकजुट करने में कामयाब हो गई तो यकीनन वो बिहार में अपराजय बन जाती है। और इस वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने के लिए अब बीजेपी के पास करीब 3.5 साल होंगे। और बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट ये है कि ये वो जातियां हैं जो लालू यादव की नीतियों और यादव समाज की दबंगाई से तंग आकर नीतीश कुमार के साथ जुड़ी थी। तो वही तेजस्वी यादव अपनी लाख कोशिशों के बाद भी इस समाज तक अपनी पहुंच नहीं बना पाए हैं। यह अलग बात है कि इस समाज की ताकत को सबसे पहले लालू यादव ने ही पहचाना था। और आपको याद होगा 1990 से 2005 तक यही जातियां लालू यादव की पक्की वोटर भी मानी जाती थी। लेकिन 2005 के बाद नीतीश कुमार ने इस समाज को अपने साथ जोड़ा। कुर्मी कोयरी वोटर के साथ मिलकर इन जातियों के लोगों ने नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में अपरिहार्य बना दिया। तो ये रही नीतीश कुमार के वोट बैंक की बात।